हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं KM लर्निंग चैनल। और आज मैं आपके सामने आपके यूपीएससी एंड बीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे इवेंट एंड इंसिडेंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूं जो कि अक्सर कई बार या तो डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया जाता है या अरेंज करने के लिए कि क्रोनोलॉजिकली या क्रमानुसार, समय के क्रमानुसार इसको अरेंज करने के लिए बोल देता है। ऐसे में हम अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं और कन्फ्यूज़न में गलत कर देते हैं, जो कि श्योर शॉर्ट आपके 1 मार्क्स के लिए फिक्स्ड होता है। चलिए हम कुछ घटनाओं को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और हम आपके सामने किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताया, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ हाइलाइट्स पॉइंट दिया। सिमिलरली मुस्लिम लीग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ है, तो आपको पता ही है, बंगाल, ढाका में है, ढाका में, करेक्ट। तो इन सारी घटनाओं को एक साथ आप कनेक्ट करके आप अपने आप इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए कि मुस्लिम लीग के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, और उसका पहला मीटिंग कब हुआ था और कब कब इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ। इस चीज़ को आप एक बार जेहन में लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है सूरत स्प्लिट, जो कि 1907 में ठीक 1 साल के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। तो वहीं सूरत स्प्लिट क्यों जाना जाता है? कांग्रेस के डिवीज़न के लिए सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ था। अब जैसे ही इस सूरत स्प्लिट की बात आती है, कांग्रेस की बात आती है, तो आपके जहन में कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर आना चाहिए जिसके आधार पे आप अपने माइंड में क्वेश्चन रेज करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, सूरत स्प्लिट जब हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, सबसे पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, सबसे बुजुर्ग या सबसे कम एज वाले कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक फैक्ट को सिर्फ इतना से मत ध्यान रखिएगा कि सूरत स्प्लिट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो 1907 की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया, ठीक 2 साल बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता ही होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आप लोगों को पता होगा। तो उन सारी घटनाओं को अपने माइंड में रखिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है दिल्ली दरबार। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। अब आप पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने दिल्ली दरबार की बात किया था और ये बताया था कि उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था। तो सिमिलरली उस वक्त क्वीन विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। फिर दिल्ली दरबार 1911 में, मतलब 12 दिसंबर 1911 को फिर से लगाया गया, करेक्ट। अब आप इसको इस एंगल से सोचिए कि जब 1911 में ये दिल्ली दरबार हुआ था तो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, है ना। इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, करेक्ट। अब है नेक्स्ट है कि जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें कुछ सर्टेन इंसिडेंट्स या इवेंट हुए थे जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है या हम लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए, दिल्ली दरबार दिल्ली में हुआ था, तो यहाँ पे बंगाल पार्टीशन जो कि 1905 में हुआ था, इसे यहाँ पे कैंसिल करने का अनाउंसमेंट किया गया, करेक्ट। पहला इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आज हमारा दिल्ली कैपिटल है वो कभी कोलकाता हुआ करता था, तो इसी मैग्निफिसेंट दिल्ली दरबार के दरमियान इट वॉज अनाउंस्ड दैट द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता विल बी शिफ्टेड टू दिल्ली। लेटर ऑन इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड ऑन द कॉन्स्टेंट एफर्ट ऑफ द बिहारीज कि वह बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए। इसी दृष्टिकोण से इस दिल्ली दरबार में ये भी अनाउंस किया गया था कि बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा या बिहार एक अलग राज्य का निर्माण किया जाएगा, करेक्ट। और यही रीज़न है कि आप लोगों को पता है कि 1912 में बिहार एक अलग राज्य के तौर पे जाना गया। आपको पता ही होगा
कि वेस्ट बंगाल में था, तो वेस्ट बंगाल के बाद जो बिहार बना, ये देखिए बिहार है, इसमें आया था आज का 3 झारखंड, है ना, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आज का बिहार, ये तीनों मिलाकर ये बिहार हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, जो वेस्ट बंगाल से 1912 में अलग हुआ था बिहार, वो ये आज के प्रेजेंट में तीनों ही क्या बोलते हैं स्टेट के फॉर्मेशन का ओल्ड वर्जन ये बिहार रहा करता था। करेक्ट। अब आते हैं रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला मैसेकर 1919, है ना। तो 13 अप्रैल को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1999 जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला कांड, और रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था। अब ये दोनों घटनाओं को अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये तो आपको पता ही है कि 1920 से 22 के बीच में रहा, जिसमें बिहार के आज का बिहार चाहे उस वक्त का बिहार, दोनों का ही कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रोल हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दरमियान। खिलाफत मूवमेंट जो है मुस्लिम्स के द्वारा चालू किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। बाद में ये दोनों इस तरह से सम्मिलित हो गया था जिसके आधार पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि कौन सा मीटिंग और कौन सा डेमोस्ट्रेशन एजिटेशन खिलाफत आंदोलन का और कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, है ना। उसके बाद आते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बहुत ही क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था, लेकिन 1922 आते आते कुछ ऐसे इंसिडेंट होने लगे जिसके आधार पे गांधी जी को निराशा छाने लगी। उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना था नॉन कॉपरेशन के दौरान चौरी चौरा इंसिडेंट, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, है ना। गोरखपुर 1922 में, जहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि कुछ पुलिस वालों को मारा गया और उन्हें उठाकर उसी थाने में आग लगाकर उनके अंदर फेंक दिया गया, जिससे काफ़ी आहत हुए महात्मा गांधी, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का फैसला लिया। करेक्ट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है काफ़ी, अब ये देखिए रॉलेट एक्ट, जलियांवाला मैसेकर, इन सब के एक्ट के आधार पे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था, जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक साथ होते हुए फाइनली विड्रॉ हुआ जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट तब हुआ जब मूवमेंट को कहा जाता है कि काफ़ी क्लाइमेक्स पे था, ऐसा लग रहा था कि अब स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो अब मिलने वाली है, तो तब मिलने वाली है। जिस विड्रॉल, गांधी जी के विड्रॉल के बाद लोगों के अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि ऐसा लग रहा है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि इंडिया स्वतंत्र हो, या गांधी जी को इस वक्त आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए, विड्रॉ नहीं करना चाहिए। उसी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे व्यक्ति थे जो कि इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये स्वराज पार्टी की स्थापना तब हुआ जब 1922 में गया का कांग्रेस सेशन हुआ था। वो लास्ट सेशन था जहाँ पे चित्तरंजन दास जो है उसमें सम्मिलित थे अध्यक्ष के तौर पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं इस कांग्रेस में नहीं रहूँगा और मैं अपनी एक पार्टी खुद बनाऊँगा। करेक्ट। तो इसलिए 1923 में आके स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। ध्यान रखिएगा। क्यों भाई? क्यों ये सारे लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल से काफ़ी दुखी हो गए थे। अब है उसी दरमियान देखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्थापना हुआ था, CPI, जो कि एम एन रॉय के द्वारा किया गया था 1921 में। 1921 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो एम एन रॉय के द्वारा 1921 में। अब आते हैं इन सारी घटनाओं के बाद तो चलता रहा, फिर एक साइमन कमीशन की स्थापना हुआ। साइमन कमीशन को आना था 1930 में, तो आया 1928 में फर्स्ट दिन। ठीक है। अब यहाँ पे एक तो पहले आ गया फर्स्ट इंसिडेंट। दूसरा, साइमन कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो डोमिनियन स्टेटस को इस्टेब्लिश करना था इंडिया में, जिसके लिए हमारे इंडियंस और फ्रीडम फाइटर्स वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। करेक्ट। अब उन्हें लगता था कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस की ज़रूरत है। तो जिसके कारण साइमन कमीशन का आना और उसका प्रपोजल को ना मानना ये साइमन कमीशन का फेलियर था। और इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स या जो इंडिविजुअल व्यक्ति थे, टॉप नॉच व्यक्ति, उन सब लोगों के लिए ये एक आंदोलन का कारण बना। और यही रीज़न है कि साइमन कमीशन के फेलियर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया गया। सो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया। करेक्ट। चलिए अब आते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है
बहुत लार्ज स्केल पे अक्रॉस द कंट्री हुआ। और उस वक्त आप देखिएगा इरविन गवर्नर जनरल था, तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इरविन ने गांधी जी को बुलाया, बातें किया, टॉक किया और बोला कि आपकी बातों को रखा समझा जाएगा और वहाँ पे पार्लियामेंट में, ब्रिटेन में पार्लियामेंट में रखा जाएगा। और इसीलिए गांधी इरविन एक समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। ध्यान रखिएगा, ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और उसके पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था। अब चूंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं था और कांग्रेस एक बहुत बड़ा पार्टी के तौर पर उभर कर आया था, बेस मतलब पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले में माना जा रहा था कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कांग्रेस। और वहाँ से एक भी मेंबर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए नहीं आया था। इसलिए गांधी जी को पटाने के लिए इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसके अंतर्गत 5 मार्च 1931 को यह एग्रीमेंट हुआ। और ये डिसाइड किया गया कि भाई गांधी जी के कुछ शर्तों को मान लिया जाएगा और गांधी जी या कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एज ए पार्टिसिपेंट लंदन जाएगा। करेक्ट। सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ साथ और लोग भी गए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो सितंबर 7 1931 से लेकर दिसंबर तक, मतलब क्या हुआ, सितंबर से दिसंबर तक का 1931। एकदम ध्यान रखिएगा, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा बोलूँगा। देखिए क्रमशः कई बार हो जाता है कि अरेंज करने के लिए, तो आप देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक के बाद एक होगा, एक ख़त्म हुआ होगा तभी दूसरा हुआ होगा तभी तीसरा हुआ होगा, है ना। लेकिन जब कुछ और घटनाएँ जुड़ जाती है तब हमें याद रखना पड़ता है। चलिए हम बताएंगे आपको। अब देखिए सेकेंड राउंड टेबल को सितंबर से दिसंबर तक 1931 में हुआ। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से काफ़ी दुखी हुए और उन्हें लगा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं गए और लौट आए। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 तक हुआ था, है ना। नवंबर से लेके दिसंबर 1932 तक हुआ, मतलब फर्स्ट राउंड टेबल दिसंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 31 तक हुआ था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक हुआ था। करेक्ट। तो ये आपको मंथ भी पता चल गया, ईयर भी पता चल गया। चलिए अब आप देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी को सफलता मिला और वो लौट निराश और खाली हाथ जब लौट रहे थे, तब यहाँ इंडिया पहुँचने के साथ ही उन्हें लगा कि भाई कॉम्युनल अवार्ड घोषित किया गया है 1932 में। क्या? कॉम्युनल अवार्ड, है ना। अब कम्युनल अवार्ड जब आया तो उसमें एक प्रोविज़न था कि कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत जो भी नेता कैटेगरी में चुने जाएंगे उनको वोट देने वाले भी कैटेगरी के ही होंगे, उन्हीं के कैटेगरी के होंगे, मतलब कैटेगरी के अनुसार उनका नेता का चुना जाना। ये जो प्रोविज़न था ये कांग्रेस के लिए नागवार उठा। अब गांधी जी भी इसका विरोध करने लगे कि ये तो फूट डालो वाली नीति है, फूट डालो और शासन करो नीति, मतलब हम लोग जहाँ अपनी कमियों को दूर करते हुए, अपनी दूरियों को दूर करते हुए पाटने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, वही अंग्रेज़ जो है फूट डालो नीति अपनाकर शासन करना चाहता है। आपको पता होगा कि डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम है, सबसे पहले बीज जो बोया गया था वो 1905 में ही हुआ था, जब बंगाल का डिवीज़न किया गया था। उसके बाद प्रॉपर वे में अगर देखेंगे तो 1909 में जो एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, उसमें भी इसकी बातें हुई, है ना। अब आते हैं कि कॉम्युनल अवार्ड हो गया 1932 में। अब गांधी जी इस चीज़ को नहीं चाहते थे कि किसी तरह से ये इम्प्लीमेंट हो, तो उस वक्त वो जेल में थे और वहीं पे उन्होंने अनशन किया और फाइनली अंबेडकर जी और अन्य नेताओं को पूना पैक्ट के लिए या पूना पैक्ट पे साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। मजबूर मीन्स कि यहाँ पे ये प्रोविज़न रखा गया है कि भाई सर्टेन सीट्स जो है हम एलोकेट कर देंगे उन लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड रीजन के लिए। हम लोग सीट को कम्युनल अवार्ड के पॉलिसी एंड प्रोसीजर के आधार पर ना करके हम लोग आपस में ही बैठकर सीट एलोकेट कर देंगे उन लोगों के लिए, ताकि ये डिवीज़न ये परमानेंट ना हो सके, राइट। जिसके लिए काफ़ी मशक्क़त करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी और
महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। करेक्ट, मतलब आप कनेक्टिविटी बोल रहा हूँ, कम्युनल अवार्ड से पूना पैक्ट है। अब देखिए, कई बार कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, इसको अरेंज करना है तो हम कैसे अरेंज करेंगे, है ना। तो आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है तो वो दिसंबर के आसपास हुआ है ना, दिसंबर के आसपास हुआ है। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुआ है, सितंबर में, सितंबर से दिसंबर में। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, थर्ड राउंड टेबल 1932 में हुआ था, लेकिन ये नवंबर से दिसंबर है, जबकि पूना पैक्ट सितंबर। मतलब क्या हुआ कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ही कम्युनल अवार्ड आ गया था और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था और उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, है ना। अब इसको अरेंज कीजिए, कम्युनल अवार्ड, चाहे ये देखिए राउंड टेबल RTC 1, ठीक है, उसके बाद RTC 2, उसके बाद कम्युनल अवार्ड, है ना, तीसरे पोजीशन पे, उसके बाद पूना PP, पूना पैक्ट, ये चौथे पोजीशन पे, ये सेकंड है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 5वां नंबर पे। अब इसको आप जेहन में रखिए, RTC CA PP RTC, है ना। तो अपने आप पता चल जाएगा, RTC मतलब फर्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बीच में CNPP और उसके बाद थर्ड राउंड में RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। करेक्ट। अब चलिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हो गया। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहला हुआ, जो दूसरा हुआ, वो और तीसरा हुआ, इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा लेसन बना रहा हूँ और वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, जिसके थ्रू आप कम से कम एक क्वेश्चन इस बात पे निश्चिंत रहिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पुराने वालों लोगों से, या जो वहाँ पे क्या बोलते हैं जुड़े हुए रहते हैं, या कई बार UPSC में भी पूछा गया है कि ये बताइए कि कौन, इनमें से कौन व्यक्ति था जो न केवल फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बल्कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट हुआ। तो आप लोग डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जानते होंगे, लेकिन मैं आपके सामने बहुत सारे कॉमन नेम और इम्पोर्टेंट नेम आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिसके आधार पर पता चल जाएगा कि वो कौन कौन पर्सनालिटी हैं जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। ठीक है ना। चलिए, तो अब आ जाते हैं सेकेंड। अब आया इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। अब इसके बारे में क्या कहना, ये आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एक्ट है, जिसके आधार पे, या कह सकते हैं जिसके प्रोविजंस को, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया। करेक्ट। ये हो गया इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। इसी के आधार पे बाद में इलेक्शन भी हुआ है, तो इलेक्शन हुआ ना, और अलग अलग जगह पे कांग्रेस ने अपना मिनिस्ट्री बनाया, गवर्नमेंट बनाया। अब है कि 1939 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक मेजर कॉन्फ्रेंस हुआ। कौन सा कॉन्फ्रेंस? वॉर का कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस नहीं था बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 था। वर्ल्ड वॉर पहला जो था 1914 से लेके 1918 तक, 1939 से लेके 45 तक सेकेंड राउंड का वॉर हुआ। मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी मेजर इवेंट हुआ, तो वो था अगस्त प्रपोजल ऑन 8 अगस्त 1940, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है मेजर इवेंट में क्रिप्स मिशन। याद होगा, क्रिप्स मिशन के फेलियर के कारण ही क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। और आपको पता ही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942
इसलिए इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जानिए क्रिप्स मिशन 1942 में आया और उसका प्लानिंग सब फेल हो गया, जिसके आधार पे हम सब लोग या हमारे फ्रीडम फाइटर या हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वो लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में फंस गए, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जिसमें काफ़ी लोगों को फंसाया गया, काफ़ी लोगों को लगाया गया, काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो क्रिप्स मिशन का फेलियर क्विट इंडिया मूवमेंट का, है ना, सक्सेस माना जाता है। सॉरी। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो क्रिप्स मिशन के फेलियर होने के बाद या ना एक्सेप्ट होने के कारण आया था, यही क्विट इंडिया मूवमेंट जो है फाइनली इंडिया को आज़ाद करने में एक अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। 1942 की घटना के बाद मेजर इवेंट के तौर पर आया शिमला पैक्ट। शिमला पैक्ट ये 1945 में, है ना, 1940 में शिमला पैक्ट 1945 में। अब यहाँ पे देखिएगा कि वर्ल्ड वार जो चल रहा है ना, सोचा आपने? चलिए ठीक है। तो वर्ल्ड वार जो चल रहा था वो क्या था? डिक्टेटरशिप, या कह सकते हैं एक दूसरे को दबाने का नीति। तो वैसे ही शिमला पैक्ट 1945 में आया इसमें सुधार लाने के लिए। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कैबिनेट मिशन का एक महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के आधार पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश करने की बात हुई, जिसमें कहा गया कि हर 1 मिलियन के ऊपर 1 लोग रहेंगे, हैं। तो हर एक 10 लाख पे 1 रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कैबिनेट मिशन का ही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर आए थे वो आए कहाँ से था? ये कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के आधार पे। चलिए, शिमला पैक्ट, उसके बाद कैबिनेट मिशन, और लास्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947, है ना। चलिए, तो देश को आज़ाद कर दिया हम लोगों ने। हर छोटी मोटी घटनाओं को आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कनेक्ट इट, क्योंकि ये सारे डेटा आप बोलेगा इतना सारा रटना है, रटिए मत, उसके पीछे की कहानी को समझिए कि आखिर क्या था, है ना। चलिए, सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो कि आपको रिवीजन के तौर पे और अपने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। सो गाइस, स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अगर वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। वो टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप, इधर कुछ दिनों से मैं एब्सेंट हूँ कुछ पर्सनल रीज़न से, बट अगेन इट विल बी स्टार्टेड एंड विल गो स्मूथ। थैंक यू।